लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी साथियों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, हम भूगोल विषय के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज श्रृंखला आप लोगों के लिए रोज लेकर आते हैं, उसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जो क्रम हमारा बदस्तूर जारी है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अफवाह तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। और ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। नेपाल, दामोदर, भिवानी और भदार। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नदी दामोदर नदी का आपने नाम सुना होगा। आप सब जानते हैं इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं साथियों, पश्चिम बंगाल का शोक। और ये जिसकी सहायक नदी है वो हुगली नदी की ये सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण। दूसरी बात, ये से ही जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि ये इसी दामोदर नदी के ऊपर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया। टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका पर आधारित थी। और ये जो नदी है, इसमें प्रदूषक तत्व बहुत ज़्यादा, इसके जल में प्रदूषक तत्व हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ जितने भी जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो अपना जैविक विकास नहीं कर पाते। इसलिए इस दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए निम्न नदियों में पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नदी दी गई हैं जिसमें एक वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन। अब आपको एक बताना है उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है, यानी आपको ये बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पर अपन सीधा ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक वंशधारा, इंद्रावती और प्रणहिता, पेन, ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है यहाँ पर कि जो वंशधारा है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो पैन भी यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें एक तो प्रणहिता और एक इंद्रावती, 2 सहायक नदियां हैं, यानी केवल 2 और 3। ये ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी 4, चौथा जहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये सीधे तौर पर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो अक्सर आपको कई बार ऐसा प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। कैरवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। देखिए कैरवा का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब नदी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो वहाँ कुछ छिछले गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें कैरवा भूमि कहा जाता है। और इस कैरवा भूमि में ही जाफरान की खेती, देखिए जाफरान, और जाफरान का मतलब केसर। आप सब जानते हैं केसर बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। जब पुष्प फूल आता है उसमें ऊपर उसको तोड़कर फिर इस फसल को एक तरीके से फसल कह सकते हैं, और ये बहुत उपयोगी भी है। केसर की खेती जो बड़ा प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर राज्य और अपने आप में यूनिक है इस मामले में। और साथियों यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि कैरवा हिमानीकृत वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। वेदिकाएं का मतलब एक कुंडली टाइप में हो जाती हैं, छिछला गड्ढा सा बन जाता है और उसके चारों जो दलदली भूमि होती है वहां पर केसर की खेती की जाती है, इसलिए जाफरान। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखिए अलकनंदा घाटी, रावी घाटी, झेलम घाटी और तिस्ता। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झेलम घाटी, ये इसका राइट आंसर है। झेलम घाटी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर केसर और जाफरान की खेती भी की जाती है और यहाँ पर कैरवा हिमानीकृत वेदिकाएं उन ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? देखिए बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। एस्चुरी का मतलब समझिए, एस्चुरी का मतलब ज्वार नद होता है।
ज्वार नद, ये एक्चुअल में ज्वार नद मुख बोलते हैं इसको हिंदी में, एस्चुरी। और एक होता है डेल्टा। डेल्टा तो नदी जब गिरती है किसी भी परिक्षेत्र में, यहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है और यहाँ अगर सागर और समुद्र में गिरती है तो इधर के साइड में ये नदी गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ये उच्च भूमि, ये वाला इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण हो जाता है, इसके साइड में ये डेल्टा होता है, इसे तो कहते हैं डेल्टा। लेकिन एस्चुरी जब पानी समुद्र में गिरता है तो गिरने के बाद होता दरअसल क्या है कि जब भी कोई भी नदी उच्च क्षेत्र से नीचे गिरती है तो वह अपने साथ, जैसे मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है इसके ऊपर, वो सब कुछ जो उसके साथ सेडिमेंट्स हैं, जितने भी अवसाद हैं, वो सब नीचे चले जाते हैं। और नीचे जाने के बाद जहां पानी गिरता है तेजी के साथ, वहां गड्ढा हो जाता है और उसके आगे थोड़ा लंबा एक जमाव हो जाता है सेडिमेंट्स का, अवसाद जमा हो जाता है और उसे ही कहा जाता है ज्वार नदमुख, एस्चुरी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है साथियों। यहां पर इंडिया की बात करें, भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर एक तो नर्मदा नदी है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रही है, ये नर्मदा। और नर्मदा के साथ में एक और नदी है जिसे आप कहते हैं ताप्ती नदी। ये नर्मदा और ताप्ती नदी दो नदियां ऐसी हैं, ये दोनों ही नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्र से अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अच्छा प्रश्न है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। हिमालय पार से निकली नदियां, यानी हिमालय के पार, हिमालय के ऊपर से निकलने वाली नदियां, नॉर्थ की बात कर रहा है तो पार की बात है। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां ये पहला ऑप्शन तो इसलिए खारिज हो जाता है क्योंकि सतलज और सिंधु तो हिमालय पार से निकलती है, परंतु अगर हम गंगा की बात करें तो ये गंगा हिमालय पार से नहीं निकलती, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा, यहां भी गंगा का ऑप्शन ये भी नहीं होगा और यहां भी गंगा का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, आप देखिए ये ऊपर कैलाश पर्वत के वहां पर ग्लेशियर से निकलती है और इसके साथ में सतलज नदी, ये भी आप देखिए ऊपर से हिमालय पार निकलती है और सिंधु नदी ये भी हिमालय पार निकलती है। अगर तीनों ही नदियों को देखें हम गौर से तो ये तीनों ही नदी हिमालय पार से निकलती हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। साथियों ये तीनों ही नदियां अगर हम थोड़ा सा इनको देख लें तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश पर्वत परिक्षेत्र से निकलती हैं जो हिमालय के पार हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? देखिए काली नदी का यहाँ पर शारदा नदी भी हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं क्षेत्रीय वर्गीकरण है। भूगोल के अंदर बुर्राड हुए थे और उन बुर्राड ने इस हिमालय को वर्गीकृत किया था। और वर्गीकृत किया कैसे था वो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां नदी थी सिंधु, ये सिंधु नदी थी। दूसरी नदी यहां पर आ रही थी सतलज, इसके बाद में ये काली नदी है। काली के बाद में यहां पर नदी है ये वाली नदी जिसे तीस्ता नदी कहते हैं। ठीक है, तीस्ता। और इधर से नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। साथियों अगर हम देखें तो अब इसने प्रश्न जो पूछा है, अगर इसके बात करें तो ये कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं, इसे पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये वाला हिमालय कुमाऊं हिमालय है जो सतलज और काली के बीच में है। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के आगे जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है या ब्रह्मपुत्र हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्चुअल में इसका क्षेत्रीय विभाजन कर रखा है हॉरिजेंटल। ठीक है, किसका? हिमालय का, क्षेत्रीयता के आधार पर। साथियों अब उसने प्रश्न पूछा कि काली और तीस्ता, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए ये तो काली नदी है और ये तीस्ता, इसके बीच में कौन सा? नेपाल। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आप गौर से देखिएगा। इसने प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? परवर्ती, पूर्ववर्ती, प्रत्यानुवर्ती, अध्यारोपित। अध्यारोपित जब किसी कोई नदी को दूसरी नदी प्रत्यारोपित कर देती है वो अध्यारोपित। यहाँ पर तो ब्रह्मपुत्र नदी तो आप देखिए पूर्व में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये नदी पूरी तरीके से हिमालय को काटकर इसने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, और जब हिमालय को अपनी काटकर जगह बनाई तो इसका मतलब
ये पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से पूर्ववर्ती नदी, यानी उसके निर्माण से पहले से प्रवाहित हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और भूगोल का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकता हूं मैं से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, यानी वह कौन सी नदी है जो अपना नदी पथ परिवर्तन कर लेती है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए साथियों, नदी पथ परिवर्तन, और आपने नाम सुना होगा बिहार का शोक, और बिहार का शोक अगर जानते हैं आप किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, और कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। साथियों कोसी नदी प्रतिवर्ष ऐसा माना जाता है कि अपनी जिस प्रवाह क्षेत्र से वह अपनी उस जगह को छोड़कर दूसरी ओर मूव कर जाती है थोड़ी सी, इसलिए नदी पथ में परिवर्तन कर लेती है कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। क्या बात है, आपको सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बताना है कि किस नदी का। देखिए सबसे बड़ी नदी, देखिए एक चीज तो हमेशा ध्यान रखनी है, बड़ी और लंबी में अंतर होता है। लंबी का मतलब आप देखिए प्रवाह से है, और बड़ी का मतलब अपवाह से है, और अपवाह का मतलब ही जल ग्रहण क्षेत्र से है, जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। और ये अपवाह हमेशा वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है साथियों, और प्रवाह हमेशा किलोमीटर में लिखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी नदी भी गंगा है और सबसे लंबी नदी भी गंगा है, लेकिन दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और सबसे बड़ी नदी अमेजन। अब यहां पर जहां तक बात है निम्न में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, अगर यहां पर गंगा नदी का ऑप्शन होता साथियों तो वो राइट होता, लेकिन ऑप्शन गंगा नहीं है, इसलिए इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। अगर हम गोदावरी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, 1465 किलोमीटर मानी जाती है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। सबसे ज्यादा उपयुक्त जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। ये देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण, अध्यारोपित नदी का मतलब है कि अगर मान लीजिए पूर्व से ही अगर नदी घाटी क्षेत्र है और वो प्रवाहित हो रहा है, उस क्षेत्र को सेडिमेंट से भर दिया गया हो और बाद में फिर उसके ऊपर नदी का प्रवाह क्षेत्र हो, उसे अध्यारोपित नदी का उदाहरण माना जाता है। साथियों अलकनंदा, कोशी, चंबल और गोदावरी। तो चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंबल अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और चंबल के साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम बनास की बात कर लें तो वो भी एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ठीक है। तो बनास भी और दामोदर नदी भी, अगर अध्यारोपित नदी में और उदाहरण देख लें तो बनास भी अध्यारोपित है, ठीक है, दामोदर नदी भी अध्यारोपित है, राइट। तो ये अध्यारोपित नदी का इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, चंबल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। पहले तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि न्याग्रा जलप्रपात कहाँ है, ठीक है। तो न्याग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है और सेंट लॉरेंस नदी पर है। और न्याग्रा जलप्रपात की बात करें, हालांकि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, साथियों इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, वो एंजिल्स, ये कैरो नदी पर है, ओरोनिको की सहायक नदी है कैरो नदी, और 979 मीटर इसकी जो हाइट है वो है, वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला देश, और अगर दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, राइट। तो ये इसके अलावा न्याग्रा यूएसए में है। और उस न्याग्रा की बात करें, उसकी तुलना भारत में भी एक से की गई है। तो साथियों यहां पर भारत में एक चित्रकूट जलप्रपात है, और चित्रकूट जलप्रपात बस्तर के अंदर आता है, बस्तर छत्तीसगढ़। साथियों यहां एक नदी बहती है इंद्रावती, इंद्रावती नदी के ऊपर ये जलप्रपात है, और इसकी तुलना भारत
इसकी तुलना न्याग्रा जलप्रपात से की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है, मैं बता चुका हूं दामोदर हुगली की सहायक नदी है, तो जनरल क्वेश्चन है, आप इसको देख भी सकते हैं, अच्छा प्रश्न दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके स्क्रीन पर 13 नंबर आ रहा है। देखिए इस प्रश्न को आप देखिएगा, तो यहां पर संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? आप ऑप्शन देख लीजिए किन किन राज्यों की ये सीमा बनाती है, और यहां पर बिहार और पश्चिम बंगाल, ये तो बिहार के बीच तो सीमा बनाएगी नहीं। असम और अरुणाचल प्रदेश, असम के तो बनाती है लेकिन अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं बनाती। असम एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, तो बिहार का तो ऑप्शन ही खत्म है, बिहार से तो इसका सीमा बनाती नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम व पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन नंबर 3 ये राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए कितना अच्छा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको तो बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहला ऑप्शन देख ले, एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दी हुई है, हमें मिलाना है कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के निकट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है, चलिए नर्मदा नदी पर है और जबलपुर के निकट है। दूसरा ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा, ये सुमेलित सही नहीं है। दूसरा जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, बिल्कुल ये सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा, और इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है साथियों। ये कर्नाटक के अंदर आता है, शरावती नदी पर आता है, तो ये बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, बिल्कुल ये भी सही है, कर्नाटक के अंदर है। और 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित हैं, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पर सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न कह सकता हूं मैं से परीक्षा के लिहाज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है, अगर हम इसको देखें तो यहां पर बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिए साथियों। जल्दी से बताइए, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आया हुआ है। अगर हम इस प्रश्न को देख लें तो एक तरफ प्रयाग दिए हुए हैं, और प्रयाग की अगर हम बात करेंगे तो ये कह सकता हूं मैं कि नदी का मिलन क्षेत्र, 2 नदियों के मिलन क्षेत्र को यहां पर रखा गया है। एक तरफ यहां पर स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया हुआ है, तो ऑप्शन मिलान कर लेते हैं, चलते देखते हैं। रुद्रप्रयाग साथियों, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के यहां पर, ये ऑप्शन नंबर यहां पर 2 इसके साथ में मिलान होगा। फिर देखिए नंदप्रयाग, नंदप्रयाग की बात करें तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और यहां पर नंदाकिनी, इससे इसका सम्मिलन होगा। फिर आती है कर्णप्रयाग की बात, और जहां तक कर्णप्रयाग का सवाल है साथियों, तो कर्णप्रयाग यहां पर ये देखिए अलकनंदा और पिंडर से मिलता है, ठीक है। अलकनंदा और पिंडर के बीच में यहां पर इनके मिलन क्षेत्र पर, ये इनके मिलन क्षेत्र पर और ये मिलन क्षेत्र पर। अब देवप्रयाग, तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, यानी अब ये प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं प्रयाग, और आपको ये ध्यान में भी रखना चाहिए, कई बार ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए, और वैसे तो आप देखिए कई बार होता ही है कि एक प्रयाग और भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, विष्णु प्रयाग, तो ये और पूछ लेते हैं, एक और आप भी याद रख सकते हैं विष्णु प्रयाग। हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात कर लें तो इसको भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है विष्णु प्रयाग में, तो आप इसको भी याद रखिए। विष्णु और धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन क्षेत्र पर है ये, तो यहां पर देखिए धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा, तो इनके मिलन क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये विष्णु प्रयाग है, इनको सबको आपको परीक्षा के लिहाज से याद रखना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? कि भेड़ाघाट जबलपुर के निकट है साथियों, जबलपुर एमपी, और जबलपुर एमपी में भेड़ाघाट ये एक चट्टान है, और इस चट्टान से टकराकर पानी ऊपर से नीचे, जैसे नदी प्रवाहित होती है तो वह चट्टान से टकराकर नीचे गिरता है, और यहां पर जो भेड़ाघाट चट्टान है उससे टकराने के बाद जब पानी नीचे गिरता है
तो यहां पर एक जलप्रपात बनता है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? एमपी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुआंधार। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। क्या बात है, यहां पर तो तेल नदी का ये आ गया है कि तेल नदी, और तेल नदी का सीधा संबंध महानदी से है। आप देखिए उद्दाती नदी का नाम सुना होगा आपने, तेल नदी का नाम सुना होगा। तो तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऐसा लगता है सुनने में, तेल नदी। और तेल नदी यहाँ पर सीधे तौर पर महानदी की सहायक नदी है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। घाघरा से इसका कोई लेना देना नहीं है, बागमती और कमला से तो इसका कोई संपर्क ही नहीं है। ठीक है, तो महानदी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों ये। अगर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये विष्ट नहीं है, ये विस्त है। ठीक है, तो मैं इसको सही कर देता हूं, यहां पर विस्त दो आब। ठीक है, दो आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो आब कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको दो आब बताने। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दो आब कहलाता है। और 5 नदियों के संगम पर बसा राज्य कौन सा है? पंजाब है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन मिलान कर लेते हैं और ऑप्शन मिलाना प्रारंभ करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिएगा विस्त दोआब। तो विस्त दोआब जहां व्यास नदी नजर आ जाए तो व्यास नदी तीसरे नंबर पर है। व्यास और सतलज के बीच में जो दोआब बनता है उसे विस्त दोआब कहते हैं। ठीक है, अब आपके यहां पर दूसरा ऑप्शन है बारी दोआब। तो बारी यहां पर रावी और व्यास के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बारी कहलाता है। फिर आपके यहां पर रेचना, रावी, जहां रावी नदी है तो रावी नदी, ये देखिए रावी और चेनाब के बीच में यहां पर। दूसरा चाच, चाच ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर। चेनाब और झेलम, चे4 चेनाब झेलम, इसको याद रखने का यही एक तरीका है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 और 4 यानी 3, 2, 1, 4, तो ये ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न। यहां पर देखिए केन, बेतवा, चंबल किस नदी की सहायक नदी है? देखिए आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन चंबल से पकड़ में आ जाता है कि चंबल यहां पर देखिए राजस्थान एमपी में बहती हुई यूपी के अंदर किस में मिल जाती है? ऊपर से नदी आ रही है, कौन सी? यमुना। इसका मतलब चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो इससे आप पकड़ भी जाएंगे केन और बेतवा भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। ये तो सरल प्रश्न है। ठीक है, इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? क्या बात है, ये तो थोड़ा अलग प्रश्न दे दिया उसने, और सरल तो है क्योंकि झेलम इज द राइट आंसर। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? झेलम, क्योंकि व्यास, रावी और चेनाब का श्रीनगर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहां पर देखिए 22। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ये देखिए आपको नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। सरल प्रश्न है। कानपुर तो है, बिल्कुल निश्चित रूप से कानपुर गंगा नदी के तट पर है। पटना ये भी है, वाराणसी ये भी है साथियों। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए यमुना नदी। तो यहां ऑप्शन ये राइट हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि गंगा नदी का दिल्ली से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? साथियों यहां पर 2-3 प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। अगर जहां तक भारत के सबसे लंबे बांध की बात करें, सबसे लंबे बांध, तो साथियों सबसे लंबा बांध भारत का हीराकुंड है। नाम तो सुना होगा, हीराकुंड डैम। और कहां पर है? तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी किस नदी के ऊपर है?
महानदी के ऊपर है। ठीक है, बताया जाता है कि 4501 मीटर इसकी, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर लंबा आपका ये डैम है। दूसरी बात कि भारत का सबसे ऊंचा डैम की बात करें तो सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है। ठीक है, 260.5, कुछ किताबें 261 मीटर लिख देती हैं इसको। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है, टिहरी डैम है। और अगर हम इसकी बात करें तो किस नदी के ऊपर है, तो साथियों भागीरथी नदी पर है। और भागीरथी नदी आगे चलकर गंगा कहलाती है, अलग बात है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर टिहरी डैम है, टिहरी नगर के अंदर आता है, उत्तराखंड के अंदर आता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम है। ठीक है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी कीमत पर। ठीक है साथियों, परीक्षा में ऐसे कई बार कंफ्यूजन आते हैं, आप गंगा नदी कर देते हैं तुरंत, नहीं, गंगा तो बाद में कहलाती है नदी। ठीक है, भागीरथी के नाम से आती है। मैदानी क्षेत्र में जब हिमालय को पार कर जब हरिद्वार क्षेत्र में आते हैं तो गंगा, और बाद में फिर आप देखिए एक डैम बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज, आपने नाम सुना होगा, वहां के बाद में फिर ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, एक भागीरथी और एक हुगली। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टिहरी डैम। ठीक है, अगर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध की बात करें तो गुरुत्व बांध की अगर बात करेंगे तो साथियों भांकड़ा होगा। ठीक है, हालांकि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भांगड़ा नागल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? क्या बात है, सिंधु जल समझौता मोहम्मद अयूब और जेल नेहरू का नाम तो सुना होगा आपने। जेल नेहरू और मोहम्मद अयूब के बीच में ये समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर ये समझौता हुआ। 19 सितंबर 1960 की बात है। ठीक है, 19 सितंबर 1960 को जब भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल तंत्र को लेकर एक समझौता हुआ। ठीक है, भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है सिंधु जल समझौता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1960, मोहम्मद अयूब और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो सरयू नदी, ये भी नहीं होगी। रामगंगा नदी, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। काली नदी, और काली नदी को हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पिंडर नदी, तो पिंडर नदी भी नहीं होगी साथियों। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या बात है, 26 नंबर आपके यहाँ पर प्रश्न, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा साथियों सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित, और सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है, यह बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान है। यही कारण है कि दुनिया में सर्वाधिक कृषिगत योग्य भूमि रखता है बांग्लादेश। साथियों जब नदी उस मैदानी क्षेत्र में आती है तो जितना भी सेडिमेंट्स लेकर आती है उस सारे सेडिमेंट्स का सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में डिपोजिशन कर देती है, और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। नीचे देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिसिसिपी मिसौरी ये नदी नहीं है, यूएसए से नदी यांगसी और क्यांग ये भी नहीं है, सिंध गंगा और सिंधु ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? आप देखिए कावेरी जो जल विवाद है वो बड़ा लंबा विवाद चल गया साथियों। इस तरीके से भारत है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये केरल है और यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक के यहाँ पर नीचे तमिलनाडु है, और यहाँ कर्नाटक से ये नदी निकलती है ऊपर से। तो इन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद है। ठीक है, और कावेरी जल, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया होगा कहीं पर कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, कावेरी जल बंटवारा। ठीक है, 28 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम है मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में। देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न आपको अलग तरीके से ले जाता है, और साथियों अगर हम इसकी बात कर लें
तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत से निकलती नहीं है तो इसकी बात खत्म हो जाती है। गंगा नदी भारत से निकलती तो है लेकिन भारत में यहाँ पर समापन नहीं होता है, क्योंकि ये तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी बाद में फिर जमुना कहलाती है, फिर मेघना और फिर मेघना के नाम से बंगाल अखाड़े में गिरती है। तो यहाँ ये भी ऑप्शन ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी गंगा ही है। लेकिन अगर उसने कहा है कि भारतीय परिक्षेत्र में ही, और भारतीय परिक्षेत्र का जहां तक सवाल है तो गोदावरी नदी का मुहाना भी भारत में है और उद्गम भी, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करता है कई विद्यार्थियों को। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, 29, बहुत अच्छा प्रश्न। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहां आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। अगर हम इसकी बात करें कि कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कृष्णा ये भी कम है, कावेरी भी कम है, नर्मदा सबसे लंबी यही है। ठीक है, 1465 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। गोदावरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ओके, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसलिए इसे हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, राइट। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लवण, लूणी नदी। लूणी नदी का संबंध ये देखिए अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद में ये साकरी कहलाती है। उसके बाद में जब पंचभद्रा झील बाड़मेर में ये गिरती है, तो पंचभद्रा बाड़मेर में गिरने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां से फिर ये क्या कहलाती है, वहां से ये लूणी नदी कहलाती है। ओके, ये राइट, आपका ये प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो अब आपको बताना है दक्षिण भारत की गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहां पर मैंने कहा था अगर ऑप्शन दक्षिण गंगा का आता, दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा ऑप्शन आता तो आपका उत्तर होता गोदावरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी। यहां पर दक्षिण भारत की गंगा कहा है, तो ये एक अलग तरीके से दक्षिण की गंगा की बात करें, वृहद गंगा की बात करें, ठीक है, तो ये गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां उसने पूछा तो यहां इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, कावेरी। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार कंफ्यूज करता है, और मैं तो ये कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। चलिए, कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण की गंगा क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। वृहदतर गंगा भी इसको कह सकते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए गंगा, एक बात ध्यान रखिए, इधर से जब ये आती है गंगा और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र, और जब दोनों का मिलन होता है फिर ये आगे जब चलती है, ये देखिए आगे जब चलती है तो ये जमुना के नाम से चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। लेकिन वो आगे चलकर जब उसमें यहां पर मेघना नदी मिल जाती है तो फिर ये कहलाती है मेघना। ठीक है, इस और मेघना के नाम से ही किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहां पर ये मेघना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि चंबल नदी को, सॉरी चंबल का नाम आ गया, सॉरी। तो यहां अगर बात करें गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, अभी मैंने कह भी दिया था, राइट आंसर है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए, ये ब्रह्मपुत्र मेघना के नाम से कहलाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बड़ी का मतलब है जल ग्रहण क्षेत्र से। बड़ी शब्द जहां आ जाए वहां नदी का अपोहा तंत्र आपको देखना है। ठीक है, अपोहा तंत्र।
और अपवाह तंत्र की बात करें चाहे प्रवाह तंत्र की बात करें, भारत में दोनों पहले नंबर पर आती है गंगा, और गंगा जो है राइट आंसर हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी व सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो साथियों, यहां अंतिम प्रश्न आज की श्रृंखला का, यहां पर पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। आपको बताना है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती की, शारदा। जल्दी से बताइए। तो इसका यहाँ पर अगर हम देख ले तो पूर्वी धौली गंगा यहाँ पर काली नदी में मिलती है, इसलिए किसकी सहायक नदी हो जाएगी? काली नदी की। तो ये हमारे भारत के अपवाह तंत्र का साथियों बहुत महत्वपूर्ण कक्षा कार्यक्रम था। और चलते चलते मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको हमारा कक्षा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँचाएँ, ताकि विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न लेकर आते रहें। इसी आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।